नमस्कार। हमारे जीवन में कला और संस्कृति का खास महत्व है। यदि हमारे जीवन में कला न हो, कलाकार न हो, तो निरस्ता जीवन में आ जाती है। निसंदेह कला हमारे जीवन को सफल बनाने में, सार्थक बनाने में, रंगीन बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। और इन्हीं कलाओं में जो एक प्रमुख कला है उसे हम लोग नाम दिए हैं मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग। मिथिला या मधुबनी पेंटिंग हम लोग इसका नामकरण किए हैं। और बहुत ही यह कौतूहलता का एक विषय है। वैश्विक स्तर पर इस कला की चर्चा जोरों पर है। तो क्या है ये कला, हम विस्तार से इसके संदर्भ में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे हम कि आखिरकार ये जो मधुबनी पेंटिंग है या मिथिला पेंटिंग है, इसका विकास कब से हुआ। तो अब तक यह विद्वानों के बीच एक बड़ा विवाद का विषय रहा है। इस कला की शुरुआत कब से मानी जाए। आमतौर पर यह माना जाता है कि मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता काल से ही देखने को मिलता है। लेकिन यह कला मिथिला पेंटिंग 20वीं शताब्दी ईस्वी में चर्चा में आया। लोगों के बीच अब यह प्रकाश में आया कि ये कला क्या है। और इस कला के विकास में स्वदेशी और विदेशी दोनों विद्वानों ने बड़ी भूमिका निभाया। अगर हम बात करें विदेशी विद्वानों के रूप में तो एरिक स्मिथ और येव वेकवर्ड, तो एरिक स्मिथ और येव वेकवर्ड इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने इस कला को वैश्विक बनाया। खास करके येव वेकवर्ड ने आर्ट ऑफ मिथिला, मिथिला की कला, आर्ट ऑफ मिथिला की रचना किया। और इसके माध्यम से उन्होंने विदेशों में भी इस कला की विशेषता को बताया। और भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें, ललित नारायण मिश्र के द्वारा इस मिथिला पेंटिंग के विकास में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया गया, जो भारत के कोना कोना और विश्व के कई भागों में भी ये कला पहुंच पाया। जहां तक सवाल उठता है मिथिला पेंटिंग का, तो सबसे पहली बात आप ये जाने कि मिथिला पेंटिंग जो है वो नारी प्रधान है। नारी प्रधान, इस प्रकार आप देखें पटना कलम शैली पुरुष प्रधान है, उसी प्रकार से मिथिला पेंटिंग नारी प्रधान। मुख्य रूप से इस कला से महिलाएं जुड़ी हुई रही हैं। दूसरी बात है कि मिथिला पेंटिंग जो है एक स्थानीय संस्कृति है। मिथिलांचल का जो भाग है उसकी क्या अपनी लोक परंपरा है, क्या मिथिलांचल का पर्व त्योहार है, क्या मिथिलांचल के देवी देवता हैं, और कौन कौन सी परंपराएं यहाँ वर्षों से प्रचलित रही है, उसको कला के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। और अगली बात कि मिथिला पेंटिंग में पक्के रंग का प्रयोग बहुत ही कौशलता के साथ किया गया है। मिथिला पेंटिंग का विकास को आप
3 पार्ट में बांटकर समझ सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं। सबसे जो पहला इसमें पार्ट है, सबसे फर्स्ट, इसका नाम दिया हमने भित्ति चित्र। भित्ति, भीत कहते हैं दीवार को, दीवार को भीत कहते हैं। तो सबसे पहला भित्ति चित्र हो गया। दूसरा उसका नाम अड़िपन देते हैं, अड़िपन जो जमीन पर बनता है। और तीसरा पार्ट इसका नाम दिए हैं पट चित्र। पट, पट मुद्रा में जो होता है उसके ऊपर बनाए गए चित्र। अब सबसे पहले चर्चा हम करेंगे कि भित्ति चित्र जो है मिथिला पेंटिंग की, वो सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी विशेषता इसका भित्ति चित्र है। और भित्ति चित्र 3 प्रकार का देखा गया है। एक है गोसाउन घर का सजावट, गोसाउन। दूसरा है गोसाउन घर के दरवाजा का, यानी कि प्रवेश द्वार का, चौखट का सजावट। और तीसरा है कोहबर घर का सजावट, कोहबर। अब सवाल उठता है कि गोसाउन घर का सजावट क्या है? गोसाउन, गोसाउन का मतलब होता है देवता, देवी देवता को गोसाउन कहते हैं मिथिलांचल में। गोसाई कहते हैं, गोसाउन कहते हैं, यानी भगवान के लिए गोसाई और गोसाउन नाम आया है। और आमतौर पर आप देखेंगे मिथिलांचल के लोग ये हर वर्ग के लोग ये समझते हैं कि जो भी हमारे पास है वो कहीं न कहीं दैवीय कृपा से है, देवी देवताओं के माध्यम से है। यानी मेरा अपना कुछ नहीं, सब ईश्वर का दिया हुआ है। और इसीलिए अधिकांशतः हर परिवार में, हर घर में लोग भगवान के लिए, देवी देवता के लिए एक स्पेशल घर बनाते हैं। उसका नाम होता है गोसाउन का घर, गोसाई का घर, गोसाउन का घर। और इस गोसाइन के घर या गोसाउन का जो घर है, इस घर के चित्रकारी के ऊपर काफी बल दिया जाता है। इस घर के दीवार के ऊपर माँ काली, दुर्गा, राधा, पार्वती, कृष्ण, बलराम, भगवान शंकर, सूर्य, गणेश जैसे देवी देवताओं का चित्र काफी आकर्षक तरीका से बनाते हैं। एक कल्पना के आधार पर भगवान राम का चित्र, सीता मैया का चित्र, काली जी, दुर्गा जी, राधा कृष्ण, गणेश, गणपति, गोपाल वगैरह वगैरह जितने भी देवी देवता हैं, प्रसिद्ध देवी देवता, सबों का चित्र बहुत ही आकर्षक तरीका से, सुंदर ढंग से बनाते हैं। और इसे गोसाई घर का, गोसाउन घर का सजावट या चित्र कहते हैं। भित्ति चित्र का जो दूसरा पार्ट है उसे कहते हैं गोसाउन घर के दरवाजा या प्रवेश द्वार का चित्र। अर्थात गोसाई का जो घर होता है उसका जो प्रवेश द्वार है, तो प्रवेश द्वार के पास भी सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। जैसे अप्सरा का चित्र, केला के पेड़ का चित्र, स्वास्तिक चिन्ह का चित्र, तो मंगल दीप का चित्र, मंगल कलश का चित्र। तो इन प्रकार के चित्रों का निर्माण गोसाउन घर के प्रवेश द्वार पर निर्माण किया जाता है। और भित्ति चित्र का जो तीसरा पार्ट होता है उसे कहते हैं कोहबर घर का सजावट। कोहबर कोई अनजाना नाम नहीं है। मिथिलांचल में विवाहोपरांत जहाँ नव दाम्पत्य बैठते हैं, दुल्हा और दुल्हन का जहाँ पहला मिलन स्थल होता है उसे कहते हैं कोहबर घर। और नव दाम्पत्य अपने नए जीवन की शुरुआत एक साथ करते हैं तो निस्संदेह उस घर को अच्छे अच्छे चित्रों से सजाया जाता है। और इस कोहबर घर में जो चित्र बनते हैं
वो कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों बात का संकेत है। यानी आपको कृत्रिम सुख भी मिले और प्राकृतिक ताकत भी मिले। और इन चित्रों में कोहबर घर चित्र जो बनता है उसमें मुख्य रूप से बनता है सूर्य और चंद्रमा का चित्र, सूर्य और चांद, जो आपके दीर्घायु जीवन के लिए प्रेरित करता है। इसमें बनता है तोता यानी सुगा का चित्र जो प्रेम का प्रतीक है। इसमें घोड़ा और हाथी का चित्र बनता है जो आपके ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इसमें बनता है मछली का चित्र, मछली जो कामुकता का प्रतीक होता है। इसमें केला का पेड़ जो मसलता का प्रतीक है। पीपल का पत्ता जो हमेशा जीवन आपका चलता रहे। बांस का पेड़ जो आपके वंश वृद्धि का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोहबर घर में हाथी, घोड़ा, सूर्य, चंद्रमा, रति, कामदेव, सुगा यानी कि तोता, केला का पेड़, बांस का पेड़, मछली, पीपल का पत्ता, ऐसे चित्रों का निर्माण होता है जो आपके दीर्घायु जीवन, आपका सुख और समृद्धिपूर्ण जीवन, आपकी लंबी आयु, आपके वंश का वृद्धि आदि के लिए आपको प्रेरित करें। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट है, इसका नाम दिया हमने अरिपन। अरिपन, और आमतौर पर आप देखेंगे कि अरिपन बीच आंगन में या घर के फर्श पर, जमीन पर इसका निर्माण होता है। और अरिपन के निर्माण में महिलाएं पिठार यानी कि चावल के चूर्ण में पानी डाल करके, उसे पिठार कहते हैं, के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मांगलिक चित्रों का निर्माण करती है। साथ ही सिंदूर का प्रयोग करती है। तो सिंदूर और पिठार की सहायता से बीच आंगन में या घर के फर्श के ऊपर चित्र बनाती हैं। वह अवसर के हिसाब से होता है, जैसे साँझ अरिपन, तुषारी अरिपन, बसंत पंचमी अर्पण, मुंडन, जनेऊ, विवाह वगैरह वगैरह प्रकार के चित्र बनते हैं। इसके माध्यम से हमें कृषि कार्य से लेकर के और एक जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी 4 पुरुषार्थ की बात हम करते हैं, उससे संबंधित चित्रों का निर्माण होता है, जिसे अरिपन कहते हैं। और फिर पट चित्र की हम बात करें तो पट चित्र में मुख्य रूप से 2 या 3 प्रकार से पट चित्रों का निर्माण होता है। एक लकड़ी के तख्ती के ऊपर, कपड़ा के ऊपर और कागज के ऊपर। यानी मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए कलाकार लकड़ी के तख्ता पर चित्र बनाते हैं। कपड़ा जैसे सलवार सूट, बेड शीट, पिलो कवर और आजकल तो रुमाल के ऊपर या तरह तरह के इस प्रकार के वस्त्र के ऊपर चित्रों का निर्माण होता है। और फिर कागज के ऊपर भी मिथिला पेंटिंग से जुड़ा हुआ चित्रों का निर्माण होता है, इसे हम लोग पट चित्र कहते हैं। और पट चित्र के कारण से ही आज मिथिला पेंटिंग से भारत एवं भारत से बाहर के लोग मुख्य रूप से परिचित हो पाए हैं। मिथिला पेंटिंग के संदर्भ में हम जैसा कि पहले बताया आपको कि ये नारी प्रधान है, महिलाएं जुड़ी हुई होती हैं और स्थानीय स्तर के चित्रों को महत्व दिया जाता है। खास करके देवी देवताओं का चित्र काफी आकर्षक तरीका से बनता है। इस चित्र के निर्माण में भी
महिलाएं किसी प्रकार का रेखा चित्र नहीं बनाती हैं। रेखा चित्र ना बना करके महिलाएं मुख्य रूप से अपने हाथ के अंगुली में कपड़ा को लपेट कर, पिहिया इसे कहते हैं, और सीधे दीवार के ऊपर चित्रों का निर्माण करती हैं और तरह तरह के रंग, लाल रंग, पीला रंग, काला रंग, हरा रंग आदि का इसमें प्रयोग करती हैं। यह जो रंग होता है प्राकृतिक रंग होता है, मुख्य रूप से प्राकृतिक। अब जैसे हरा रंग के लिए पेड़ के पत्ता के रस से, काला रंग के लिए तिल को पीसकर या इसी प्रकार चावल को जलाकर उसको पीसकर, उजला रंग के लिए चूना या शंख का चूर्ण, पीला रंग के लिए गेंदा का फूल, लाल रंग के लिए चुकंदर का रस। तो अलग अलग फल फूल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से ये रंग तैयार किया जाता रहा है और इस रंग को पक्का बनाने हेतु बकरी का दूध, तीसी का तेल, केला का रस, नींबू का रस आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये रंग काफी पक्का हो जाता है। और यही कारण है कि जब इस रंग से पेंटिंग की जाती है तो बरसों बरस बीत जाने के बाद भी यह जस का तस रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये इसकी खास विशेषता है। मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए जो मुख्य कलाकार हैं, खास करके इसमें सिया देवी, शशिकला देवी, गंगा देवी, चंद्रकला देवी ये खास कलाकार हैं। और कई कलाकारों को तो इसमें पद्मश्री जैसे पुरस्कार भी मिला है। मिथिला पेंटिंग की विविधता और इसकी विशेषता को देखते हुए भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा भी इसके सहायता हेतु कई कदम उठाए गए हैं। और खास करके हाल के दिनों में बिहार सरकार के प्रयासों से मधुबनी के सौराठ नामक स्थान पर मिथिला पेंटिंग महाविद्यालय का निर्माण हुआ है, जिसमें कोर्स करने वाले लोगों को विशेष उपाधि दी जाएगी और सरकारी सेवाओं में उसे स्थान प्राप्त होगा। हाल के वर्षों में बिहार सरकार ने बिहार के तमाम सरकारी कार्यालय, उसके बाउंड्री और खास जगहों पर मिथिला पेंटिंग करवाई। इससे कई लाभ मिले। सबसे पहला लाभ तो यह मिला कि मिथिला पेंटिंग की विशेषता से लोग परिचित हो पाए। दूसरा लाभ यह मिला कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला। और तीसरा लाभ तो यह मिला कि जहां जहां वो पेंटिंग हुए, जिस दीवार में पेंटिंग हुए, वहां स्वच्छता कार्यक्रम की कड़ाई से पालन होने लगी। और सबसे बड़ी बात कि इस पेंटिंग ने लोगों को प्रकृति के प्रति प्रेम को सिखाया कि कैसे प्रकृति और मानव के बीच एक गहरा संबंध होना चाहिए, किस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए। इसके माध्यम से लोग ये सीखे। तो ये मिथिला पेंटिंग की खास विशेषता है। और जब इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे तो सबसे पहले हम जिस प्रकार चर्चा करते आ रहे हैं कि सबसे पहले एक आप परिचय देंगे मिथिला पेंटिंग का। परिचय के बाद आप चर्चा करेंगे भित्ति चित्र के विषय में। भित्ति चित्र का कौन कौन सा प्रकार है, जैसा बताए गोसाउन घर, इसका दरवाजा, कोहबर घर, इसके विषय में लिखेंगे। फिर आप अरिपन के विषय में चर्चा करेंगे। फिर आप पट चित्र के विषय में लिखेंगे। फिर आप इसकी विशेषता
का उल्लेख करेंगे। फिर बिहार सरकार के द्वारा इसके विकास हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ये चर्चा करेंगे। और अंत में आप एक निष्कर्ष का उल्लेख करेंगे। तो संपूर्ण और समग्र रूप से मिथिला पेंटिंग जुड़ा हुआ जो भी विशेषता है वो एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी। तो निस्संदेह जो आप तैयारी कर रहे हैं वो तो अच्छी तरह जाने ही, और आम व्यक्ति भी मिथिला पेंटिंग के विषय में जो जिज्ञासा रखे हुए थे इसके माध्यम से आप उसे समझें और ये कला आपको क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है, उसको अपने जीवन में ढालने की चेष्टा करें। निस्संदेह आपका जीवन काफ़ी सुखमय होगा, जिसकी हम कामना करते हैं। नमस्कार।